हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 3 कर रहे थे। इसके बचे हुए क्वेश्चन आज हम इसमें वीडियो में करने वाले हैं। ये आपका इग्नू बीए का है। इसका सब्जेक्ट कोड आपका है ESO 16। ठीक है। भारत में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। इसके लास्ट 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको करा रहे हैं। तो इस चैप्टर के जो बच्चे क्वेश्चन हैं उसे आज हम कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड इसका क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था, गरीबी और शिक्षा एक सामाजिक समस्या है। ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था, गरीबी और शिक्षा समाज की किस तरह से समस्या है, किस तरह से सामाजिक समस्या है। तो आर्थिक रूप से भारत एक ऐसा देश रहा है जहां कृषि समाज की प्रधानता रही है। ठीक है। आर्थिक रूप से भारत कैसा देश रहा है? भारत एक, आप जानते होंगे पहले से ही कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है। स्वाभाविक रूप से मजदूर वर्ग की कृषि पर निर्भरता अधिक है। अल्प विकसित कृषि पर मजदूर वर्ग की इस प्रकार की अत्यधिक निर्भरता भारत में सामाजिक समस्याओं में से प्रमुख कारण रही है। इससे प्रत्यक्ष तौर पर गरीबी बढ़ती है, जो कि भारत में बहुत सी अन्य सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों में एक है। कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की समस्या, भिक्षावृत्ति। ठीक है, वेश्यावृत्ति, ये नाम आप याद रखेंगे। कुपोषण, खराब स्वास्थ्य और भिक्षावृत्ति। ठीक है, भीख मांगना, वेश्यावृत्ति। ठीक है, आदि का मूल कारण भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी रहा है। ठीक है, हमारे देश में गरीबी भी बहुत ज्यादा है। इसके कारण इस तरह की समस्याएं भी हमारे देश में देखने को मिलती हैं। लोग यहाँ भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं। वेश्यावृत्ति बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं और खराब स्वास्थ्य दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह की हमारे देश में बड़ी पैमाने पर समस्याएं हैं। भारत समाज में संपत्ति का असमान बंटवारा है। ठीक है, भारत हमारे देश में क्या है कि संपत्ति का बंटवारा भी असामान्य ढंग से होता है। भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी के बीच समृद्ध लोग भी रहते हैं। ठीक है, हमारे देश में सिर्फ गरीबी ही नहीं है, हमारे देश में जो समृद्ध लोग हैं वो भी निवास करते हैं। समृद्ध लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। इस असामान्यता के कारण विकास और कल्याण सेवाओं के लाभ भी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को असमान रूप से प्राप्त होते हैं। बाल श्रम, पहली फर्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे? बाल श्रम। बाल श्रमिक, जिससे कि देश में स्पष्टता गरीबी प्रकट होती है, भारत में एक सामाजिक समस्या बन गई है। ठीक है, बाल श्रम भी जो है हमारे देश की बड़ी समस्या है। समाज के गरीब वर्ग के परिवारों की एक बड़ी संख्या अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है। वे ऐसी स्थिति में नहीं होते कि अपने बच्चों का पूर्णकालिक स्कूली पढ़ाई के लिए या अंशकालिक पढ़ाई के लिए भी छोड़ सकें। इस प्रकार से जिन बच्चों की आयु स्कूल में पढ़ाई करने की होती है वे मजदूरी के रूप में काम करते हैं। कार्यरत बच्चों के परिवारों की आर्थिक मजबूरियों के अलावा लघु उद्योगों को लगाने वाले कुछ मालिक भी बाल श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए वरीयता देते हैं। उनके लिए बाल श्रमिक सस्ते पड़ते हैं, जिससे उत्पादन की लागत में कमी आती है और लाभ अधिक से अधिक होता है। ठीक है, जो मालिक होते हैं, फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, वो भी बाल मजदूरों को इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें पैसे कम देने पड़े और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, इस प्रकार से बाल श्रमिकों को उनके माँ बाप और उद्योगों के मालिकों दोनों के ही द्वारा प्रोत्साहित मिलता है। ठीक है, दोनों ही तरफ से उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। अतः भयंकर परिस्थितियों के अंतर्गत बच्चों के काम करने और
कम मजदूरी पाने के बावजूद भारत में बाल श्रमिक फलते फूलते हैं। ठीक है, बच्चों से काम भी कराते हैं, उन्हें पैसे भी कम देते हैं, इन सब के बावजूद भी जो बाल श्रमिक हैं वो अच्छे से फल फूल रहे हैं, वो काम कर भी रहे हैं, लोग करा भी रहे हैं, मजबूरी बस लोग करते हैं और लोग उनका फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है निरक्षरता या शिक्षा। ठीक है, निरक्षरता और शिक्षा। व्यापक पैमाने पर गरीबी एक कुपोषण भारत में शिक्षा पर भी पड़ा है। ठीक है, बड़े पैमाने पर हम गरीबी का कारण अशिक्षा भी है। ठीक है, हमारे देश में गरीबी का एक बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा है, लोग शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो व्यापक पैमाने पर गरीबी का कुप्रभाव भारत में शिक्षा पर भी पड़ा है। देश में व्यापक स्तर पर निरक्षरता की समस्या गरीबी की उस स्थिति का एक बड़ा परिणाम है जिसमें जन सामान्य रहते हैं। गरीब लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए पहले से ही इतने दबे और चिंतित रहते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका कोई रुझान ही नहीं होता है या समय ही नहीं मिल पाता है। गरीब व्यक्ति जब सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है तो उसे शिक्षा के मूल के बारे में समझाना ही हास्यास्पद है। गरीब वर्ग के अधिकांश लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक को तैयार नहीं होते हैं। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा देते हैं उनमें से अधिकांश लोग अपने बच्चों को साक्षरता के किसी सार्थक मानक स्तर पर पहुंचने से पहले ही स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को व्यापक निरक्षरता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साक्षरता प्राप्त करने में सक्षम देश की जनसंख्या के लगभग 50% लोग अभी भी निरक्षर हैं। ठीक है, हमारे देश की एक बड़ी आबादी आज भी निरक्षर है। ठीक है, वो साक्षर नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षा प्रणाली समाज को विभिन्न तरीकों से व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। भारत में उच्च स्तर पर शिक्षा का अंधाधुंध विस्तार सामाजिक मांगों और राजनीतिक दबावों के कारण हुआ है। भारत में शिक्षा प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। व्यापक निरक्षरता, फर्स्ट पॉइंट है व्यापक निरक्षरता। दूसरा है शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के अपर्याप्त लक्ष्य। प्राथमिक शिक्षा पर समुचित बल न दिया जाना। ठीक है, अगर प्राथमिक शिक्षा पर ठीक से बल नहीं दिया जाएगा, अगर बच्चों का बेस मजबूत नहीं होगा तो उन्हें आगे की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें चीजें समझ में नहीं आएंगी और वो चाह कर भी अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा पर अनुचित जोर जो कि कुल मिलाकर प्रविधि प्रबंधन चिकित्सा संस्थानों। उच्च शिक्षा पर अनुचित जोर जो कि कुल मिलाकर प्रविधि प्रबंधन चिकित्सा संस्थानों और बड़े शहरों के कुछ कॉलेजों विश्वविद्यालयों को छोड़कर गुणवत्ता की दृष्टि से स्तरीय नहीं है। भारत में कुछ शिक्षा संस्थानों द्वारा पैदा किए गए कुछ उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षितों को देश में अनेक अनुकूल पद नहीं प्राप्त हो पाते हैं। ठीक है, उन्हें अच्छे पद भी नहीं मिलते हैं, परिणाम प्रतिभा पलायन होता है। ठीक है, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें अगर सही पद सही जगह जॉब नहीं मिलेगा तो उससे क्या होता है, लोगों की प्रतिभा पलायन हो जाती है, लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं। ठीक है, और भारत सार्वजनिक संसाधनों की अत्यंत भारी कीमत पर उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षितों की सर्वोत्तम श्रेणी को खो देता है। ठीक है, उच्च शिक्षित जो शिक्षक हैं उन्हें भी भारत
खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है। औद्योगिकीकरण देश के कुछ ही भागों में हुआ है। परिणाम यह हुआ है कि कुछ शहरों की जनसंख्या में बेहद वृद्धि हुई है। कुछ शहरों में जनसंख्या में इस बेहद वृद्धि से शहरी गरीबी, बेरोजगारी, भीड़ भाड़, प्रदूषण, मलिन बस्तियां आदि जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी ने शहरी समस्याओं को और भी बढ़ाया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि शहरी क्षेत्र उन्हें पूरी तरह खपा नहीं सकते थे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वालों की एक बड़ी संख्या निरक्षरों और अकुशल कामगारों की होती है। इसलिए वे अपने को शहरी आर्थिक स्थिति से के अनुकूल ढाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त हो जाते हैं और कुछ असहाय स्त्रियों को अपनी जीविका के लिए मजबूरन वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन इसमें है सामाजिक समस्याओं की ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ में समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ में आपको समीक्षा बतानी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भारतीय समाज एक प्राचीन सभ्यता का अंग होने के कारण विभिन्न ऐतिहासिक कालों से गुजरा है। भारत में वैदिक काल में एक ऐसी सभ्यता का बीज बोया गया जिसकी विशेषता अत्यंत समुन्नत दर्शन, ज्योतिष विज्ञान और औषधि विज्ञान है। तो ये तीनों शब्द आप याद रखेंगे, समुन्नत दर्शन, ठीक है, ज्योतिष विज्ञान और औषधि विज्ञान। इसका संस्थागत आधार वर्णाश्रम और जाति धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर, अनुष्ठानकर्ताओं की अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्थिति तथा पशुओं की बलि चढ़ाने के इर्द गिर्द केंद्रित था। भारतीय सभ्यता के आरंभिक चरण में मुख्य सामाजिक समस्याएं निम्नलिखित थी। स्टार्टिंग में सामाजिक समस्याएं क्या क्या थी? पहला है दो प्रमुख सामाजिक समूह अर्थात आर्य और दास के बीच पारस्परिक संघर्ष। ठीक है, दो स्थिति क्या थी? एक तो आर्य हमारे यहाँ निवास करते थे और दूसरे दास थे, इनके बीच संघर्ष की स्थिति थी। दूसरी सामाजिक वर्गीकरण के पालन पर जोर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड था पशु बलि। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन प्रथाओं के विरोध में उभरे हैं। ठीक है, जो जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म, ये दोनों ही धर्म इन सारी समस्याओं के विरोध में ये उभर कर सामने आए। हालांकि वैदिक और उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति काफी ऊंची थी। ठीक है, अगर हम वैदिक युग की और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। इस युग में भारत का इस्लाम से संपर्क, संघर्ष, क्रमिक अभियोजन, बढ़ता समन्वय और सांप्रदायिकता, वैमनस्य और पुनर्वृत्ति, ये सभी समस्या बढ़ता समन्वय और सांप्रदायिक वैमनस्य की पुनरावृत्ति के विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। मुस्लिम शासन के अभ्युदय के साथ भारत में दो प्रमुख प्रवृत्तियां परिलक्षित हुई हैं। ठीक है, जैसे जैसे मुस्लिम शासन भारत में इसने अपनी जगह बनाई है, वैसे वैसे भारत में समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। पहली प्रवृत्ति बढ़ती हुई अंतर्मुखता तथा अन्य लोगों के प्रति दूरी बनाए रखने की थी। ठीक है, इससे
सूचिता और प्रदूषण की धारणा तथा छुआछूत की प्रथा को बल मिला है। इस युग में समुद्री यात्रा को कठोर प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, जो समुद्री यात्रा थी इसमें भी प्रतिबंधित से भी किया गया। फलस्वरूप भारतीयों में सर्वप्रथम 2 उद्यम तथा साहसी कार्य की भावना में कमी आई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि लोगों में रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, उनमें अपने आप में जो साहसी वो कार्य कर सकते थे उनमें भी कमी आने लगी। और द्वितीय स्तर पर बाहरी विश्व से के साथ भारतीयों के संपर्क भी कम हो गए। ठीक है, जो बाहर के लोगों के दूसरे देशों के साथ जो हमारे संपर्क थे वो भी कम हो गए। ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कब उत्पन्न हुई? जब हमारे यहाँ मुस्लिम शासन ने अपनी जगह बनाना शुरू किया। ठीक है, आक्रमणों और संघर्षों के प्रारंभिक चरण के हिंदुओं में सती प्रथा और बाल विवाह की शुरुआत एक प्रकार से आत्म सुरक्षात्मक विधि के रूप में हुई। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हमारे यहाँ सारी समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हुई हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? हमारे देश में बहुत अच्छी स्थिति थी। ठीक है, और महिलाओं की भी बहुत अच्छी स्थिति थी, कोई संघर्ष नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों ने अपनी जगह बनाई, मुस्लिम आक्रमण हुए, मुसलमानों का राज हुआ हमारे देश में, तो उन्होंने हमारे व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। जो विदेशों के साथ जो समुद्री यात्रा के द्वारा जो हमारे व्यापार थे उनपे, और दूसरे देशों के साथ संपर्क को तोड़ा। ठीक है, और आक्रमणों और संघर्षों के प्रारंभिक चरण के जो थे, स्टार्टिंग में जो था, हिंदुओं में सती प्रथा। ठीक है, हिंदुओं में सती प्रथा उत्पन्न होने लगी। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों के डर की वजह से ये सती प्रथा जैसी कुरीतियां उत्पन्न हुई। बाल विवाह की शुरुआत हो गई। ठीक है, ये सारी समस्याएं क्यों हुई? डर की वजह से और बचाव की वजह से। ठीक है, एक प्रकार से आत्म सुरक्षात्मक विधि के रूप में हुई। ठीक है, ये देखिए आप स्पष्ट लिखा हुआ है, लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की कुरीतियों को अपनाना शुरू किया। ठीक है, मुस्लिम जनसंख्या का केवल थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और अरब देशों से भारत में अप्रवासी हुआ था। ठीक है, इन सारे देशों से मुसलमान आके हमारे देश में बसना शुरू किए। शेष वे स्थानीय लोग थे, और बचे हुए कौन थे? ये थोड़े थोड़े लोग तो विदेशों से आए थे। ठीक है, अलग अलग देशों से आए थे जो मुस्लिम, और बाकी हमारे देश के ही थे। ठीक है, यही रहने वाले थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कुछ हमारे देश के थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। हिंदुओं के संपर्क में आने तथा धर्म परिवर्तन के कारण भारत में मुसलमानों पर जाति प्रथा का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार सामाजिक ऊंच नीच का प्रभाव भारत में मुसलमानों में भी शुरू हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे ये प्रभाव, पहले हमारे यहाँ जो मुस्लिम जो थे वो भी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इनके ऊपर भी वो सारे प्रभाव पड़ने स्टार्ट हो गए। दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति अभिजनों तथा ऊंची जाति के हिंदुओं के एक वर्ग द्वारा मुसलमान शासकों की रीति रिवाजों के अनुकरण के रूप में दिखाई पड़ती है। इससे उत्तर भारत में ऊंची जाति की महिलाओं में पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, जो ऊंची कास्ट के जो लोग थे, ऊंची कास्ट की जो महिलाएं थी, इन्होंने अपने बचाव के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया। ठीक है, ऐसा मानना था कि चेहरा नहीं दिखेगा तो वो सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, तो इन्होंने पर्दा प्रथा को अपनाया। मध्य युग में भक्ति आंदोलन ने समता का संदेश देकर तथा धार्मिक कर्म कांडों, जाति प्रथा एवं छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाकर भारतीय सभ्यता के मानवतावादी तत्वों को फिर से बलशाली किया। छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और शिशु हत्या, संगठित रूप से ठगी जैसी प्रथाओं से भारतीय समाज में विशेषकर मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुखी काल में भरपूर वृद्धि हुई।
ठीक है। इन सारी चीज़ों को की वृद्धि कब हुई थी, इनको बढ़ावा कब मिला था, मुगल साम्राज्य के टाइम में, ठीक है। धार्मिक विश्वासों ने भी तंबाकू, गांजा और अफीम के नशे को भारत के कुछ हिस्सों और वर्गों में प्रोत्साहित किया था, ठीक है। जो धार्मिक लोग थे, आप ये कह सकते हैं धर्म की भी हानि किस प्रकार से लोगों ने की थी, जो धार्मिक विश्वासों ने, जो ठीक है, धार्मिक विश्वासों ने भी अंधविश्वासों का रूप ले लिया था। इन्होंने भी नशीले पदार्थों का सेवन करना स्टार्ट कर दिया था। 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल तक भारत में औपनिवेशिक शासन पूर्णतः स्थापित हो चुका था। 1820 के बाद इस शासन ने सुधारवादी रुख अपनाया, ठीक है। 1820 के बाद बहुत सारे लोग चीज़ों को सुधारने के लिए सामने आए, ठीक है, सुधारवादी रुख अपनाया गया। इस अवधि में बड़े पैमाने पर प्रचलित सती और ठगी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए अनेक समाज सुधारक कार्यक्रम तैयार किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में सती, विधवा विवाह, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, बाल विवाह तथा छुआछूत की बुराइयों जैसी सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न समाज सुधारकों द्वारा उठाए गए, ठीक है। 19वीं शताब्दी आते आते जो समाज सुधारक थे उन्होंने इन सारी कुरीतियों पर सवाल उठाने शुरू किए। इन्हीं सुधार के लिए, सुधार की तरफ इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। इसका कुछ बचा हुआ पार्ट है उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो रहा है, ओके। कंप्लीट क्वेश्चन को देखने के लिए आप इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा।